अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे एसे राइटिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, एसे राइटिंग के जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं। जी, हम स्ट्रक्चर देख लें एसे का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होता है। ठीक है, इसकी टेक्निक्स हम सीखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद मेन बॉडी के पैराग्राफ्स होते हैं। 14 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, 15 16 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। और लास्ट जो पैराग्राफ होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, उसे कंक्लूजन कहते हैं हम। तो ये इसका जो है वो एक स्ट्रक्चर ऐसे का। इसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन को। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इंट्रोडक्शन लिखा क्यों जाता है, इंट्रोडक्शन के फंक्शंस क्या हैं। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से इंट्रोडक्शन जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पे लिखना चाहिए। फिर उसके पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है थीसिस स्टेटमेंट। तो थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर मैं आपको पूरा एक डिटेल्ड लेक्चर दूंगा। थीसिस स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, थीसिस स्टेटमेंट में बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्रिटिकल थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, नॉन क्रिटिकल थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और फिर इंट्रोडक्शन की जो डेवलपमेंट है, इंट्रोडक्शन की डेवलपमेंट कैसे करनी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू डेवलप द इंट्रोडक्शन। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। इंट्रोडक्शन अगर हम कहें कि वाहिद चीज है जिसको पढ़ के आपको पास या फेल किया जाएगा, तो इस स्टेटमेंट में एग्जाजरेशन नहीं होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपके पास या फेल का डिसीजन हो सकता है इंट्रोडक्शन से। इतना इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन। जैसे प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में कहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी टास्क इज द बिगिनिंग ऑफ इट। उसकी ओपनिंग। ठीक है, आउटलाइन से पास या फेल नहीं करता एग्जामिनर। आउटलाइन एक आपका प्लान है, आउटलाइन रोड मैप है। रोड मैप में चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। टेक्निकली ट्रू सेंस में जो हमारा ऐसे स्टार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन से होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जैसे हमने नेचर ऑफ द ऐसे पढ़ा, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं जो कि ऐसे राइटिंग की जो डिमांड है। आउटलाइन में वो सारी चीजें नहीं आती। आउटलाइन के अंदर लैंग्वेज स्किल्स नहीं होंगी। आउटलाइन के अंदर आपके सेंटेंसेस की डेवलपमेंट, कोहिरेंस, कनेक्टिविटी,
आपकी पर्सनैलिटी, आपने किस तरह से एड्रेस किया है टॉपिक को, आपकी थीसिस स्टेटमेंट, आपका मिनी ऐसे है इंट्रोडक्शन। आउटलाइन के अंदर हम क्रिएटिविटी के टूल्स यूज नहीं करते, इसमें हम क्रिएटिव अप्रोच यूज करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। इंट्रोडक्शन के अंदर क्रिएटिव ओपनिंग्स करते हैं, हुक वगैरह या अटेंशन ग्रेबर लगा के। वो अटेंशन ग्रेबर और हुक के मेथड्स भी हम सीखेंगे डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन क्या है? फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन एसे इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। कुछ सीनियर टीचर्स वगैरह लाहौर में, वो ये कहते थे कि इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप डायरेक्ट बॉडी पैराग्राफ से शुरू करें। लेकिन वो स्कूल ऑफ थॉट वीक है उसके अंदर। ये एक कॉमन अब प्रैक्टिस हो गई है, ये एक कन्वेंशन हो गया है कि थ्रू आउट द ईयर्स जो ऐसे लिखा जा रहा है उसमें इंट्रोडक्शन शामिल होता है। अक्सर आपने देखा होगा, बुक्स होती हैं उसका इंट्रोडक्शन होता है, नॉवेल हो गया उसका इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, उसके हम फंक्शंस देखते हैं कि क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन लिखना क्यों जरूरी है। वैसे डायरेक्ट हम पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो स्कूल ऑफ थॉट इतना कॉमन नहीं है। तो इंट्रोडक्शन क्यों लिखा जाता है? ठीक है, अगर हम बुक से स्टार्ट करें, कोई भी बुक आप खरीद रहे हैं मार्केट से, तो उसमें उसके राइटर ने उसका इंट्रोडक्शन लिखा होगा। तो बेसिकली वो राइटर क्या करता है, राइटर को पता होता है कि जब भी बायर मेरी बुक खरीदने जाएगा तो वो वहीं पे शॉप पे पूरी बुक नहीं पढ़ सकता। टाइटल से उसे पता नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे 10 और किताबें लिखी हुई होंगी, तो मेरी बुक क्यों खरीदे? इसलिए ऐसे राइटिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन होता है कि व्हाई माय रीडर शुड रीड माय एसे। मेरे एसे के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि मेरा रीडर इस एसे को पढ़े? ठीक है, तो मेन जो उसका पर्पस होता है, सबसे पहले ये होता है कि हम ये बताते हैं कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस एसे। मीन्स जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरे एसे की जस्टिफिकेशन होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट लेजिटिमाइज नहीं होती तो वो वीक होती है। लेजिटिमेसी, जैसे अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा किया, कॉलोनाइज किया, तो उसको लेजिटिमाइज करने के लिए एक रीजन दिया, लॉजिक दिए कि व्हाई शुड वी रूल अवर इंडिया, क्यों हम रूल करें। मैकाउली भी कहता है कि इवन किसी को आप कत्ल करने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपके पास रीजन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप कोई भी काम करें तो उसकी जस्टिफिकेशन हो। अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, हम ऐसे लिखने जा रहे हैं लेकिन उस ऐसे की हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मीन्स हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस ऐसे, तो ऑटोमेटिकली
बॉडी पैराग्राफ्स पूरा ऐसे वीक हो जाएगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन देना। एक नेपोलियन बोनापार्ट की बायोग्राफी के ऊपर एक बुक थी। तो उसने इंट्रोडक्टरी जो सेंटेंसेस लिखे ना, वो ये लिखे कि आई एम राइटिंग दिस बुक। नेपोलियन पे तो सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं ये बुक क्यों लिख रहा हूँ। तो उसने लिखा कि मैंने ज्यादातर नेपोलियन की पर्सनल लाइफ पे फोकस किया। ठीक है, और भी किताबें लिखी हुई हैं उसकी पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर। नेपोलियन एक बड़ा ब्रेव मैन था, या किसी ने लिखा नेपोलियन मॉन्स्टर था, किसी ने लिखा कि मॉडर्न जो गवर्नमेंट्स है उसका फाउंडर था, मॉडर्न डिप्लोमेसी का फाउंडर था। तो ये क्या करता है, इंट्रोडक्शन ऐसे के अंदर हमारा पर्सपेक्टिव ऐड कर देता है कि हम किस पर्सपेक्टिव से टॉपिक को, चीजों को देख रहे हैं। विदाउट पर्सपेक्टिव अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो जस्ट वो मेयर कॉपी पेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा, कॉपी पेस्ट ऑफ डेटा हो जाएगा। जैसे ऐसे राइटिंग की बेसिक डेफिनेशन है ना, कि ऐसे के अंदर टॉपिक प्लस ओपिनियन। ठीक है, तो ओपिनियन को अगर मैं ब्रॉड लैंग्वेज में यूज करूं तो उसे कहा जाएगा पर्सपेक्टिव क्या है हमारा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स। तो मेरे पास क्या पर्सपेक्टिव है जिससे मैं ग्लोबलाइजेशन को देख रहा हूँ। क्या ग्लोबलाइजेशन ने बेनिफिट दिया है ह्यूमैनिटी को, क्या उसके रिपरकशंस हुए हैं, क्या पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव, उसको दूसरे लफ्जों में ऐसे की लैंग्वेज में हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, एक तो इंट्रोडक्शन ये है कि जस्टिफिकेशन होता है। फिर इंट्रोडक्शन क्या करता है, इंट्रोडक्शन की जो एक और फंक्शन है वो ये होता है कि जो भी हम आगे आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं, डिटेल्स देने जा रहे हैं, एक्सपोजिशन करने जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, मेन क्लेम्स है, तो इंट्रोडक्शन क्या करता है कि उसकी एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बुक पढ़ रहा था खुर्शीद कसूरी की, नीदर हॉक्स नॉर डोव्स। बहुत बड़ी किताब है, तकरीबन 900 प्लस पेजेस की बुक है। तो अब जो रीडर होता है उसको होता है कि भाई इतनी बड़ी किताब, तो उसका क्रक्स क्या है किताब, उसके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है। तो उसने अपने इंट्रोडक्शन में उसके जो मेन पॉइंट्स हैं बुक के, या जो मेन चैप्टर्स हैं उनकी एक समरी लिखती, ताकि इतना डिटेल में पढ़ने से पहले उसको एक ब्रीफ व्यू उसको मिल जाए कि आगे क्या डिस्कस किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन भी यही फंक्शन करता है कि डिटेल्स में जाने से पहले उसकी ब्रीफ एक समरी दे देते हैं। ठीक है, उसको हम ये बताते हैं इन अदर वर्ड्स व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द मेन बॉडी। मेन बॉडी के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आउटलाइन में से हम लोग मेन पॉइंट्स हम ले लेते हैं वहां। ठीक है, इसको एसे की लैंग्वेज में कहा जाता है जनरल स्टेटमेंट। तो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, एक थीसिस स्टेटमेंट, दूसरा जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं उसको वहां से आउटलाइन से उठा के, और हम उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर हम चाइल्ड लेबर पे लिख रहे हैं तो हम चाइल्ड लेबर के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो लिखेंगे। अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर लिख रहे हैं तो डिजिटल रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है,
ठीक है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे आउटलाइन के अंदर आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन लिखते वक्त आउटलाइन से हम काफी सारी हेल्प लेते हैं। थीसिस स्टेटमेंट बनाते वक्त आउटलाइन से हेल्प लेते हैं। जनरल स्टेटमेंट बनाते वक्त हम आउटलाइन से हेल्प लेते हैं। ठीक है, ये दो इसेंशियल पार्ट्स होते हैं इसके इंट्रोडक्शन। एक थीसिस स्टेटमेंट, दूसरा जनरल स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन देती है और जनरल स्टेटमेंट ब्रीफ ओवरव्यू देती है। लेकिन उसके अलावा भी